थर्मोडायनामिक्स में अभी तक आप लोग बेसिक्स को अच्छे से कवर कर चुके हो। बेसिक्स के अंदर आपने सबसे पहले मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर पढ़ा, जहां पर आप लोगों ने थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के बीच में कुछ रिलेशंस को याद किया। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखना सीखा और आइडियल गैस के कॉरस्पॉन्डिंग आपने कुछ पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यूज़ को याद किया। उसके बाद आप लोगों ने थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट को पढ़ा, जहाँ पर आपने अल्फा, बीटा और गामा को देखा। उसके बाद आप लोगों ने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को पढ़ा और विद द हेल्प ऑफ फुलर थ्योरम आप लोगों ने स्टेट फंक्शन को स्टेट फंक्शन प्रूव करना भी सीखा। उसके बाद आप लोगों ने हीट कैपेसिटी को पढ़ा। हीट कैपेसिटी को पढ़ते वक्त आप लोगों ने फीचर्स ऑफ हीट कैपेसिटी को देखा और साथ साथ आपने कुछ रिलेशंस को याद किया Cp माइनस Cv को लेकर। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने वर्क डन निकालना सीखा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, चाहे आपका वो आइसोबारिक हो, चाहे वो आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो या फिर एडियाबैटिक हो। उसके बाद आप लोगों ने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के कंसेप्ट को अच्छा खासा टाइम दिया और उसको आपने अच्छे से समझा। उसको समझने के बाद आप लोगों ने इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा, जो कि एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक था, लेकिन थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमें उसकी ज़रूरत पड़ने लगी। उसको पढ़ने के बाद हम लोग एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर रहे थे। एंट्रोपी चेंज के अंदर आप लोग 4 प्रोसेस के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रोपी चेंज निकालना सीख चुके हो और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकालना शुरू किया था। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के अंदर आप लोग अभी तक सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग और सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग के केस को पढ़ चुके हो, जहां पर आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट नहीं हो रहा था। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आप जब आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट होगा तो उस केस के अंदर आप लोग कैसे एंट्रोपी चेंज को निकालोगे, और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कैसे आप लोग एंट्रोपी चेंज निकालते हो जब आपकी आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे अकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को कैलकुलेट कर रहे थे। तो जो भी मिक्सिंग आप यहाँ पर देख रहे हो इस टाइम स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग हो, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग हो या फिर सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग हो, जिसको हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, तो ये सारी की सारी मिक्सिंग आपके सिलेबस के अंदर है। इन सभी के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या फिर आपका गेट का एग्जाम हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो आपके पास जिसके अंदर आपसे केमिस्ट्री पूछी जाती है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो ये सारे के सारे आपके सिलेबस के अंदर है, आपको ये सारी की सारी मिक्सिंग पढ़नी है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग देख लिया था, हमने वहाँ पर देख लिया था लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग को भी, और हमने वहाँ पर देख लिया था सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग को भी, जहाँ पर आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट नहीं हो रहा था। और लास्ट क्लास के अंदर हमने इन सभी पार्ट को हमने उसको एक ही सिनेरियो के अंदर पढ़ा था, क्योंकि इन सारे पार्ट के जो आपके पास फॉर्मूले बनने वाले थे वो एक सेम टाइप के बनने वाले थे। आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमने इन सारी मिक्सिंग को, कौन कौन सी मिक्सिंग को, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग को, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग को, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग, जहां पर आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट नहीं हो रहा। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जब आप हॉट आयरन को ड्रॉप कर देते हो पानी के अंदर, या फिर आपका आयरन कोल्ड हो सकता है, पानी आपका गर्म हो सकता है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व नहीं होना चाहिए, वो मेल्ट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो मेल्ट हो गया तो वो हमारी एक अलग कैटेगरी बन जाएगी, उसके लिए आपके पास फॉर्मूलेज अलग निकल कर आएंगे, जिसकी हम लोग आज की क्लास के अंदर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज की क्लास के अंदर आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस भी है और आपके सिलेबस में नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस भी है। अगर मैं बात करूं तो CSIR नेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस के अंदर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये जब आप तैयारी कर रहे हो CSIR नेट JRF केमिकल साइंस के एग्जाम की, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चंस लगभग हर 2 साल के अंदर से एक बार आपको देखने को मिल जाएगा। और एक कैटेगरी जो हमने अभी तक छोड़ दी थी वो ये थी कि आपका सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग हो रही हो, लेकिन आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर मेल्ट भी हो रहा हो। इसका एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आपके पास एक बीकर के अंदर बहुत सारा पानी है और आपने उस पानी के अंदर एक छोटी सी आइस क्यूब को डाला, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो आपकी आइस क्यूब है वो उस पानी के अंदर पिघल जाएगी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाला और आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट हो गया। तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने फॉर्मूलेज देखे थे वो फॉर्मूलेज आपके एप्लीकेबल थे
सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग के लिए और सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग के लिए जहाँ पर आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट नहीं हो रहा हो। अगर आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट हो गया हो जाएगा तो आपके वो फॉर्मूले जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे वो फॉर्मूलेज आपके वैलिड नहीं हैं, उनके लिए आपको नए फॉर्मूले डिराइव करने पड़ेंगे जो हम आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग का जहाँ पर आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर मेल्ट हो जाएगा। इसका मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, जब एक आइस क्यूब को आप पानी के अंदर डालते हो, मान लो आपके पास एक बीकर के अंदर पानी है बहुत सारा और आपने उसके अंदर एक आइस क्यूब को डाला, तो आप थोड़ी देर बाद रियलाइज़ करोगे कि जो आपकी आइस क्यूब है वो पूरी पिघल गई है और पानी के साथ जो है वो आपका पूरी तरीके से वो मिल चुकी है, थोड़ा सा पानी का वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली एग्जांपल मैंने वही लिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास पानी है बीकर के अंदर और पानी के अंदर आपने क्या किया, आइस क्यूब को आपने ड्रॉप कर दिया। मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ कि आपने इस बीकर के अंदर जो आपने आइस को ड्रॉप किया है उस टाइम पे जो आपकी आइस का टेम्परेचर था वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। आपने वो आइस का जो अमाउंट लिया वो आया तो आपने n मोल लिया या फिर आपने m ग्राम लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था अगर अमाउंट आपके पास ग्राम के अंदर है और आपको स्पेसिफिक हीट भी जूल पर ग्राम पर केल्विन दी गई है तो आपका ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक हीट जूल पर केल्विन पर ग्राम में दी गई है तो आप अमाउंट को ग्राम में लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको स्पेसिफिक हीट जूल पर मोल पर केल्विन में दी गई है तो आपको अमाउंट को भी मोल के अंदर लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर अमाउंट आपका ग्राम में है तो आप पहले उसे मोल में कन्वर्ट करो, या फिर आप लोग अपनी सीपी को जो कि जूल पर मोल पर केल्विन में दी गई है उसको आप जूल पर ग्राम पर केल्विन के अंदर कन्वर्ट करो। बेसिकली आपकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए हर जगह, यूनिट्स आपकी सारी की सारी यूनिट्स कट जानी चाहिए। तो यूनिट्स का ध्यान रखिएगा क्योंकि अमाउंट की जो यूनिट है वो ग्राम में भी आ सकती है और वो मोल में भी आ सकती है। तो मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर आपके पास m ग्राम पानी है या फिर n मोल पानी है। अब मैं इस पानी को यहाँ पर NH से या फिर MH से इसलिए नोट कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा पानी जो मैंने लिया है वो मैंने कैसा लिया है, गर्म पानी मैंने लिया है। अगर आप पानी को ठंडा कर दोगे और भी, एक्चुअली मैंने जो हॉट वाटर लिया है इसको आप लोग मान के चलो कि आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तो ज़्यादा है, चाहे वो 10 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे वो 20 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे वो 40 डिग्री सेल्सियस हो, फिर उसका टेम्परेचर कुछ भी हो, आपका पानी जो है वो गर्म है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपके पानी का टेम्परेचर क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस है। तो आपका ये पानी बर्फ़ के मुकाबले क्या हुआ, गर्म हुआ। तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, हॉट के लिए मैं यहाँ पर H लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अमाउंट को NH से या फिर MH से मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया। अब जो मैं यहाँ पर आइस डाल रहा हूँ बीकर के अंदर, उसका जो मास है वो मेरा या तो मैं MC ले रहा हूँ या फिर मैं उसे NC भी बोल सकता हूँ। C मैंने लाया क्योंकि वो मेरा कोल्ड वाली चीज़ थी, वो मेरी कोल्ड बॉडी, तो मैंने यहाँ पर C को लगा दिया। ध्यान रहे कि मैं आइस को इस टाइम पे 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर डाल रहा हूँ, तो मैंने उसको बीकर के अंदर डाल दिया। अब आपसे वो क्वेश्चन को पूछता है कि आपके पूरे इस सॉल्यूशन का थोड़े टाइम के बाद फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपकी एंट्रोपी चेंज क्या होगी। तो ये टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग, जहां पर आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट हो रहा है। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप लोग फाइनल टेम्परेचर जो आपने लास्ट क्लास के अंदर फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले से यहाँ पर आप लोग फाइनल टेम्परेचर नहीं निकाल सकते। क्या फॉर्मूला था वहाँ पर, आपका फॉर्मूला था NHCpH प्लस NCCpC डिवाइडेड बाय NHCpH प्लस NCCpC। ये आपका फॉर्मूला था जहाँ से आप लोग फाइनल टेम्परेचर को निकाल रहे थे। लेकिन इस केस के अंदर हमारा वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है उसकी बात करते हैं। देखिए, नहीं इसलिए है क्योंकि जब आप लोग क्या करोगे, आइस को बीकर के अंदर डालोगे तो पहले तो आपका जो वो आइस है वो पानी के अंदर कन्वर्ट होगी। आपकी जो आइस है जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है उसका पहले फेज ट्रांसफ़र होगा, वो आइस से पहले वाटर में कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगी। उसके बाद आपके इस वाटर का टेम्परेचर जो है चेंज होगा। कहाँ तक चेंज होगा, जो आपके सॉल्यूशन का फाइनल टेम्परेचर है। ये बात मैंने की है कोल्ड बॉडी की, जो कि मेरी क्या थी, आइस की थी। अब बात करते हैं हॉट बॉडी की। तो हॉट बॉडी के अंदर आपके पास वाटर है, किसके ऊपर है वो, आपके पास 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। मैंने उसको ऐसे ही 45 डिग्री सेल्सियस मान लिया, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा, वो मेरा बदल जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा T फाइनल तक। तो ये आपकी बात होगी किसकी, हॉट बॉडी की। तो हॉट बॉडी का जो है, आपको हॉट बॉडी जो है वो हीट रिलीज़ करेगी और वही हीट जो है वो आपकी कोल्ड बॉडी गेन करेगी। लेकिन जो हमारे लास्ट एग्जांपल थे उसके अंदर आपका फेज़ चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ आपका क्या हो रहा था,
टेम्परेचर चेंज हो रहा था कोल्ड बॉडी का, चाहे वो 0 से कहीं पर भी जा रहा हो, टेम्परेचर आपका TC से TF तक जा रहा था, तो उस केस के अंदर आप लोगों ने फॉर्मूलेस को डिराइव कर लिया बड़े ही आसानी से। लेकिन इस केस के अंदर जहाँ पर आप लोग आइस को डाल रहे हो पानी के अंदर, देखिए जनरल एग्जाम्पल मैंने लिया है आइस वाटर का, एग्जाम में आपसे वो आइस वाटर का ही एग्जाम्पल लेकर आपसे पूछेगा। वैसे तो सिर्फ गेट के अंदर अभी तक, गेट के अंदर सिर्फ क्वेश्चन आया अभी तक सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग का, जहाँ पर उसने आपसे सिर्फ फाइनल टेम्परेचर का पूछा है, अभी तक उसने आपको एंट्रोपी चेंज नहीं पूछा। मैं बात करता हूँ नेट की, तो नेट में तो आपसे बहुत इजी क्वेश्चंस पूछता है, बहुत नॉर्मल बातें करने वाला है वो आपसे, जो सिंपल जो आपकी सॉलिड मिक्सिंग है वहीं से ही क्वेश्चन आपका आ जाएगा। लेकिन अगर गेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो चांसेस है कि नेट के अंदर भी आपसे एक क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। अब बात करता हूँ डेल्टा एस के, तो डेल्टा एस के फॉर्मूले के अंदर आपको पता है वहाँ पर आपके पास लोग आ जाते हैं, तो आपके पास वहाँ पर कैलकुलेटर होता नहीं है, तो नेट के अंदर चांसेस कम है आपसे वो डेल्टा एस को कैलकुलेट कराए। गेट के अंदर अभी तक कैलकुलेट नहीं कराया, लेकिन TF को कैलकुलेट करवा चुका है, जहाँ पर उसने बर्फ़ को पानी के अंदर डाला था और फाइनल टेम्परेचर उसने वहाँ पर आपसे पूछा था। तो अगर वो फाइनल टेम्परेचर पूछ सकता है, तो वहाँ पर वो आपसे एंट्रोपी चेंज भी पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए कैसे आप लोग वहाँ पर एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हॉट बॉडी की, तो हॉट बॉडी जो है वो अपनी हीट को रिलीज़ करेगी और उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से TF की तरफ मूव करेगा। 45 डिग्री से वहाँ से टेम्परेचर कुछ गिरेगा और TF तक वो मूव करेगा। तो ये मेरा ट्रांजिशन, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा किसके अंदर, हॉट बॉडी के अंदर। अब जो आपकी कोल्ड बॉडी है उसके अंदर कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, पहले तो जो आपकी आइस है 0 डिग्री सेल्सियस से उसका फेज ट्रांसफर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से वो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कन्वर्ट होगी। उसके बाद वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर राइज करेगा और वो TF तक पहुँचेगा। तो 2 प्रोसेस आपके पास यहाँ पर है और 2 प्रोसेस आपके पास यहाँ पर है। लेकिन आप लोग तो एंट्रोपी को अच्छे से पढ़ चुके हो, तो आपको पता है कि जब आपका ये वाला फेज चेंज हो रहा है, इस केस के अंदर आपकी एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको ये भी पता है कि इस केस के लिए आप लोग कैसे एंट्रोपी चेंज करोगे, तो इसका भी आपको पता है, इसका भी आपको पता है और आपको इस केस का भी पता है कैसे आप लोग एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करोगे। तो बेसिकली आपको तीनों की तीनों एंट्रोपी को ऐड करना है टोटल एंट्रोपी को निकालने के लिए। मान लीजिए कि ये आपका डेल्टा S1 निकल कर आया, ये आपका डेल्टा S2 निकल कर आया और ये आपका डेल्टा S3 निकल कर आया। तो डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 तो आपका हो जाएगा डेल्टा SC, यानी कि एंट्रोपी चेंज कोरस्पॉन्डिंग टू कोल्ड बॉडी। अगर मैं बात करूं तो आपकी हॉट बॉडी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रोपी चेंज क्या होगी, तो वो आपकी बराबर होगी डेल्टा S3 के। और अगर मैं बात करता हूं टोटल एंट्रोपी चेंज आपकी कितनी होगी, तो वो आपकी बराबर होगी एंट्रोपी चेंज कोरस्पॉन्डिंग टू कोल्ड बॉडी प्लस एंट्रोपी चेंज कोरस्पॉन्डिंग टू हॉट बॉडी। इनको इंडिविजुअली निकालना आपको आता है, बस आपको इनको ऐड करना है और आपको समझना है कि कौन कौन सी चीज़ मेरी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है, किस ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको एंट्रोपी चेंज किस तरीके से निकालना है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम लोग फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे। देखिए जो आपका ये एक्सपेरिमेंट जो भी आपको ये क्वेश्चन दिया गया होगा वहाँ पर आपको गिवन होगा कि आप इसको इंसुलेटेड थर्मल कंटेनर के अंदर कर रहे हैं। इसका मतलब ना तो हीट आपकी बाहर जा रही है, ना ही हीट आपकी बाहर से अंदर एंटर कर रही है। जितनी भी हीट आपकी हॉट बॉडी से निकलेगी वो सारी की सारी हीट आपकी कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब करने वाली है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे बात जितनी भी हीट आपकी टेकन ऑफ हो रही है, जितनी भी हीट आपकी हॉट बॉडी से निकल रही है, जितनी भी हीट आपकी हॉट बॉडी से निकल रही है वो सारी की सारी क्या कर लेगी, कोल्ड बॉडी अपने अंदर ले लेगी। यानी कि जितनी भी हीट हॉट बॉडी रिलीज करेगी वो सारी की सारी हीट कोल्ड बॉडी क्या कर लेगी, उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। अब हीट हॉट बॉडी से कितनी निकल रही है, आपका जो वाटर है वो 45 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक जाएगा वो 40 डिग्री सेल्सियस जाएगा वाटर TF तक, T5 तक जाएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान आपकी जो है वो हीट निकलेगी। प्रेशर मेरा पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू आउट मेरा क्या है, कांस्टेंट है, 1 एटमॉस्फेयर है। अगर आपको ये भी पता है कि अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है तो सारी की सारी हीट आपकी एंथैल्पी के अंदर स्टोर होती है, जिसको आप लोग कैसे निकालते हो, डेल्टा H को आप निकालते हो NCPDT की तरीके से आप इसको निकालते हो। तो इसको आप क्या बोलते हो, QP, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर आप लोग हीट दे रहे हो तो वो सारी की सारी एज ए एंथैल्पी आपकी स्टोर होती है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है NCPDT। उसी को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो हॉट बॉडी से मेरी हीट निकलेगी तो मैं यहाँ पर बाहर माइनस को लगाकर चलूँगा। नोट्स के अंदर भी इस करेक्शन को कर लीजिएगा, बाहर एक माइनस लगने वाला है, मैंने यहाँ पर वो माइनस लगा दिया है। कितनी निकलेगी, NHCpH TF माइनस TH। TF क्या है आपका फाइनल टेम्परेचर, ये आपका क्या है TH इनिशियल टेम्परेचर। एग्जांपल में मैंने 40 डिग्री सेल्सियस लिया है, आपका इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, तो मैंने उसको यहाँ पर TH से डिनोट कर दिया। NH क्या है, अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। ये CpH क्या है आपके पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आपकी कोल्ड बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करने वाली है।
तो कुछ हीट तो वो एब्जॉर्ब करेगी, कुछ हीट वो एब्जॉर्ब करेगी आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर। उसके बाद आपका ये वाटर फिर से जाएगा कहाँ तक, वाटर TF तक जाएगा। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होगी। तो आइस से जब वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होगी, जब वो फेज ट्रांसफर कर रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये कर रहा है, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर प्रेशर आपके कांस्टेंट रहेगा और एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी है। तो इस केस को आप बोलते हो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी एंट्रोपी चेंज आप लोग निकालते हो विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कितनी हीट आपकी सिस्टम लेगा, कितनी हीट आपकी सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। तो जब आपकी मेल्टिंग होती है तो आपकी जो हीट बराबर होती है वो कितनी होती है, डेल्टा HF होती है। डेल्टा HF हीट ऑफ फ्यूजन आपकी डिफाइन होती है 1 मोल के लिए। तो मैंने कितने अमाउंट को मेल्ट किया, मैंने मेल्ट किया N मोल को, तो आपका ये हो गया NC इंटू में डेल्टा HF। इतनी हीट तो यूज़ हो गई बर्फ़ को पिघलने में, बर्फ़ को पिघलने में इतनी हीट यूज़ कर चुका है। अब जो बर्फ़ पिघली है, जो बर्फ़ पिघल कर पानी बना है, उस पानी का टेम्परेचर भी अब थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि जो आपका बाहर का पानी है वो गर्म है। तो उसको अब थोड़ी सी हीट और चाहिएगी। वो वाटर जो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पड़ा हुआ है, उसका टेम्परेचर अब थोड़ा सा राइज होगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाएगा, TF तक जाएगा। इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, NCCPC TF माइनस का 273, क्योंकि वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था, यानी कि आपका टेम्परेचर कितना था, 273 केल्विन था। जीरो मत लेना, क्योंकि आपको टेम्परेचर को यूज़ करना है केल्विन के अंदर। पूरी केमिस्ट्री के अंदर आपको जहाँ भी टेम्परेचर यूज़ करना है वहाँ पर आप लोग केल्विन के अंदर ही यूज़ करोगे। जहाँ पर आप लोग चेंज इन टेम्परेचर देखते हो, DT को देखते हो, वहाँ पर आप लोग डिग्री सेल्सियस ले लो, केल्विन ले लो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर केल्विन स्केल के अंदर और सेल्सियस स्केल के अंदर सेम रहता है। लेकिन टेम्परेचर जब आप खाली टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हो केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर आपको केल्विन के अंदर ही लेना है। तो जो आपकी यहाँ पर हीट लिखी गई है, जो मैंने यहाँ पर हीट लिखी है, ये वो हीट है जो हॉट बॉडी ने रिलीज़ करी जब आपका वाटर 40 डिग्री सेल्सियस से TF तक पहुँचा। इसके एंट्रोपी चेंज आप कैसे निकालते हो, सीधा फॉर्मूला इसका क्या है, फेज़ आपका सेम है, वेरिएबल आपका एक्सचेंज होने से बोलते हो आप लोग रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा S इक्वल टू NCP ln T2/T1, T2 फाइनल टेम्परेचर, T1 आपका इनिशियल टेम्परेचर। तो क्या हो गया, NHCpH ln TF अपॉन में TH। अब ये जो आपकी हीट इधर कोल्ड बॉडी इधर मैंने जो लिखी हुई है, ये वाली जो मैंने हीट लिखी हुई है, ये हीट आपकी वो है जो बर्फ़ को पिघलने के अंदर लगी। बर्फ़ को पिघलने मतलब क्या, आइस से वाटर में गए, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गए, प्रेशर आपका कांस्टेंट था 1 एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि 8 एटमॉस्फेयर के ऊपर आपकी बर्फ़ अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही पिघला करती है। तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर और प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग है। इसे आप बोलते हो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इस केस के अंदर आप लोग एंट्रोपी चेंज निकालते हो विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ, जो कि आपके पास निकल कर आती है डेल्टा H अपॉन में 273 DQ अपॉन में T। DQ अपॉन में T, DQ क्या है, जो आप डेल्टा H, जो आप हीट सिस्टम को हीट दे रहे हो, डेल्टा HF इंटू में T क्या है, 273 केल्विन है। लेकिन ये आपकी एंट्रोपी पर मोल के लिए है, ये आपकी एंट्रोपी पर मोल के लिए है। हमने कितनी मोल ली, हमने इसकी NC मोल लिया, तो आपने इसको NC से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम उसी तरीके से आप लोग इसका डेल्टा S भी लिख सकते हो, जहाँ पर आपका वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से TF की तरफ मूव कर रहा है। इसका आपका डेल्टा S हो जाएगा NCCPC ln TF अपॉन में 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपकी एंट्रोपी हो गई कोल्ड बॉडी के कोरस्पॉन्डिंग, ये आपकी एंट्रोपी होगी हॉट बॉडी की कोरस्पॉन्डिंग। टोटल अगर आपको निकालने तो तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल भी आप लोग इजीली निकाल लोगे। तो ये हमने बात करी किस तरीके से आप लोग एंट्रोपी को निकालते हो। अब इन्हें वर्डिंग के अंदर आराम से लिख लेते हैं, ताकि आपका एक बार नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। जब आप इसको एग्जाम में पढ़ोगे तो अच्छे से इसको एक बार पढ़ लो। तो मैंने यहाँ पर उसको, जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, वो सेम बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ने से अक्सर चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर दैट NC अमाउंट ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रहे, मैं यहाँ पर आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेकर मैं उसे क्या कर रहा हूँ, पानी के अंदर डाल रहा हूँ। अगर आप लोग फ्रीज़र के अंदर से डायरेक्ट आइस को निकालोगे, तो फ्रीज़र के अंदर जो आपके पास आइस होती है, उसका टेम्परेचर जनरली 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। वो 3 डिग्री, माइनस का 3 डिग्री भी हो सकता है, वो माइनस का क्या हो सकता है, माइनस का 4 हो सकता है, माइनस का 10 भी हो सकता है। तो अगर आप लोग उसे सीधा वहाँ से फ्रीज़र से निकाल के आप उसे पानी के अंदर डाल दोगे, इसका मतलब क्या, पहले आपके आइस का टेम्परेचर -10 से 0 पे आएगा, फिर 0 पे आने के बाद उसका फेज ट्रांसफ़र होगा, और फिर आपके पानी का
आपके पानी का टेम्परेचर राइज करेगा। तो एक एक्सप्रेशन और बढ़ जाएगा जहाँ पर आपका आइस -10 से 0 के ऊपर आ रहा है, और इससे ज़्यादा फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग फ्रीज़र के अंदर से आइस को निकालोगे तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, कुछ उससे कम होता है। मान लीजिए कि उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है और आप लोग फ्रीजर से बर्फ़ को निकाल कर सीधा पानी के अंदर डाल दोगे, तो इसका मतलब क्या, आपने आइस को -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी के अंदर ड्रॉप कर दिया। जो पानी आपका 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबल रहा है, अब आपने उसको -10 डिग्री ऊपर डाला है, तो इसका मतलब क्या, जो आपका जो हॉट पानी, जो आपका गर्म पानी हीट बाहर निकालेगा, तो पहले तो आपके बर्फ़ का टेम्परेचर -10 से 0 डिग्री पर आएगा, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर ही उसका फेज ट्रांसफ़र हो सकता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो पहले आपका -10 से 0 पे आएगा, फिर 0 पे आने के बाद उसका फेज ट्रांसफर होगा, आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वाटर से वो कहाँ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से TF के ऊपर जाएगा। तो आपका सिर्फ एक फैक्टर बढ़ जाएगा। जनरली क्वेश्चन इस वाले पोर्शन ज़्यादा नहीं आते, तो अगर वो आपका क्वेश्चन देगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही देगा, लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर दिया तो उसके लिए भी आपको पता है कैसे आपको उस चीज़ को करना है। तो लेट अस कंसीडर NC अमाउंट ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन NH अमाउंट ऑफ वाटर एट TH in an insulated container at 1 atmosphere pressure. The value of final temperature may be obtained by using conservation of heat law, heat given by hot body equal to heat taken by cold body। ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। तो heat given by hot body क्या है आपके पास, -NH CpH TF माइनस का TH, ये आपकी हीट निकली है हॉट बॉडी से। हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी क्या, पहले तो आपकी जो बर्फ़ है वो पानी के अंदर चेंज होगी, उसका फेज ट्रांसफ़र होगा, और उसके बाद क्या होगा, आपके पानी का टेम्परेचर राइज करेगा। इसके लिए क्या हो गया, NC डेल्टा HF जो आपकी होती है, हीट ऑफ फ्यूज़न जो आपकी होती है, वो जनरली पर मोल के लिए आपको गिवन होती है। आपने जो अमाउंट लिया है उससे आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका अमाउंट ग्राम के अंदर गिवन है, आपको डेल्टा HF पर मोल के अंदर गिवन है, तो आपको अमाउंट को मोल के अंदर कन्वर्ट पड़ेगा, तो वो यूनिट कन्वर्जन आप लोग इजीली कर लोगे। ध्यान रहे कि यूनिट कन्वर्जन के अंदर भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको इक्वेट कर सकते हो। इक्वेट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से आप लोग TF को कैलकुलेट कर लोगे। NH आपको गिवन होगा, CpH आपको गिवन होगा, TH जिस पानी के अंदर आप डाल रहे हो उसका टेम्परेचर भी आपको गिवन होगा, NC भी आपको गिवन होगा, डेल्टा HF भी आपको गिवन होगा, NC भी आपको गिवन होगा, CpC भी आपको गिवन होगा। 273 आपको पता ही है, आइस के केस के अंदर 273 होता है, लेकिन अगर उसने आइस के अलावा कोई और सॉलिड डाला जो कि पानी के अंदर मेल्ट हो रहा है या फिर किसी और लिक्विड के अंदर मेल्ट हो रहा है, तो वो आपको बताएगा कि किस टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट होना शुरू करता है, तो वो आपको देगा। लेकिन जनरली वो आपसे बर्फ़ का केस ही पूछता है, तो 273 यहाँ पर आएगा। आपको सिर्फ T फाइनल यहाँ पर नहीं पता, तो T फाइनल इस इक्वेशन से यहाँ पर इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, आपको इस पूरी इक्वेशन को याद रखना है, इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, और उसके बाद आपको TF को कैलकुलेट कर लेना है। एक बार आपने TF कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप लोग एंट्रोपी चेंज भी इजीली निकाल पाओगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हुए, कोल्ड बॉडी की कोरस्पॉन्डिंग जो हीट आपकी हॉट बॉडी देगी, पहले तो आपकी आई जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर थी वो पानी के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चेंज होगी। इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो आपका डेल्टा S है वो आपका होगा NC डेल्टा HF अपॉन में 273। ये आपने लिखा है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ, क्योंकि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ये रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके केस के लिए एंट्रोपी चेंज हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने बस उसका यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ किया है। उसके बाद जो आपका पानी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना है, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा और वो TF तक पहुँच जाएगा। TF मतलब फाइनल टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। तो ये केस आपका क्या है, फेज़ आपका यहाँ पर सेम है, लेकिन जो आपका वेरिएबल है वो आपके चेंज हो रहे हैं। इसे आप बोलते हो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर आपके फेज़ तो सेम है लेकिन आपके वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। तो इस केस के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज़ करते हो, डेल्टा S इक्वल टू क्या, NCP ln T2/T1। आगे आपका ये भी होता है माइनस का R ln P2/P1, लेकिन जो आपका प्रेशर जो है हम लोग उसे कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, तो आपका P1 और P2 सेम हो जाएगा। ये आपके पास ln1 हो जाएगा और ये वाली पार्ट आपका कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, NCPC ln TF/273। तो ये बात होगी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कोरस्पॉन्डिंग टू कोल्ड बॉडी। सिर्फ कोल्ड बॉडी के कोरस्पॉन्डिंग अगर वो आपसे एंट्रोपी चेंज पूछे तो आपको इस डेल्टा S1 को डेल्टा S2 को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर मैं बात करता हूँ हॉट बॉडी की, तो हॉट बॉडी का जो आपका टेम्परेचर TH से है वो कहाँ तक जाएगा, फाइनल टेम्परेचर तक जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर आपका फेज सेम है पर आपके वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। उसके इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, फॉर्मूला
NH ln TF/TH, T2/T1, T2 क्या है TF है, T1 क्या है TH है। याद रहे आगे आपके पास -R ln P2/P1 भी है, लेकिन क्योंकि आपका प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए ln P2/P1 आपका 1 हो जाएगा, तो ln 1 हो जाएगा, ln 1 होने के बाद वो टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो इसलिए मैं उस चीज़ को यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग डेल्टा एस कोरस्पॉन्डिंग टू हॉट बॉडी और डेल्टा एस कोरस्पॉन्डिंग टू कोल्ड बॉडी भी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपको टोटल निकालना है तो टोटल को आप लोग ईजिली ऐड कर लो। गेट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि अगर गेट के एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर आपको गिवन है। अगर आपको कैलकुलेटर गिवन है तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए कैसे आप लोग एंट्रोपी चेंज निकालोगे जब आपका सॉलिड लिक्विड में डाल रहे हो और वो मेल्ट भी हो रहा है। फाइनल टेम्परेचर गेट के अंदर पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा जब मैं आपको डीपीवी दूंगा इससे कोरस्पॉन्डिंग, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। अगर गेट के अंदर फाइनल टेम्परेचर पूछा जा चुका है तो नेट के अंदर भी आने के चांसेस हैं। आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा, क्या क्या आपको चीज़ें गिवन होगी। क्वेश्चन आपके पास ये रहा, 5 ग्राम ऑफ आइस एट 273 केल्विन टेम्परेचर is dipped in 30 gram of water which is at 323 Kelvin in thermal insulated container. Calculate the final temperature and entropy change during the mixing. आपने यहाँ पर बर्फ़ को पानी के अंदर डाला है। बर्फ़ आपकी किस पे है 273 केल्विन पे, यानी कि किस पे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। इस डिप्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर विच इज़ एट 323 केल्विन। ये टेम्परेचर आपका देख लो कितना हो गया, ये आपका हो गया लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के करीब हो गया, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये समथिंग अराउंड 60 या 50 आएगा। देख लेना आप कितना आएगा 50 डिग्री सेल्सियस केल्विन इन ए थर्मल इंसुलेटेड कंटेनर। कैलकुलेट द, आपको यहाँ पर TF यानी कि फाइनल टेम्परेचर निकालना है और आपको एंट्रोपी चेंज निकालनी है, और आपको साथ साथ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है और आपको डेल्टा HF भी गिवन है। तो ये डेटा आपको गिवन होगा, आपको अमाउंट भी गिवन होगा, आपको TH भी गिवन होगा, आपको TC भी गिवन होगा, आपको सब चीज़ गिवन है, आपको बस TF निकालना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अगर आपको करना है फिजिकल का, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले जो आपको डेटा गिवन है उसको आप लिख लीजिए, और अगर आप लोग डेटा को सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि कोल्ड बॉडी का डेटा एक साथ लिखिए, हॉट बॉडी का डेटा एक साथ लिखिए, ताकि आप लोग उसे बाद में इजीली यूज़ कर सकें। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ किसका, कोल्ड बॉडी का, इधर मैं किसका लिख रहा हूँ, हॉट बॉडी का। तो कोल्ड बॉडी का आपका मास कितना गिवन है 5 ग्राम, TC कितना आपके पास 273, या आपके पास TC मतलब क्या, कोल्ड बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर। आप बर्फ़ को डाल रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये आपके पास TC है 273 केल्विन। MH यानी कि क्या, हॉट बॉडी का पानी का आपके पास मास कितना है 30 ग्राम है। TH आपके पास कितना है 323 केल्विन है। CP ऑफ लिक्विड यानी कि CP कितना है पानी का, आपको गिवन है 4.184 जूल पर केल्विन पर मोल पर केल्विन पर ग्राम। अगर आपको यहाँ पर CP जो है पर ग्राम में गिवन है, मास आपको ग्राम में गिवन है, तो आप यहाँ पर मोल N, जहाँ हमने N को यूज़ किया वहाँ पर हम लोग M को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। साथ ही साथ आपको डेल्टा HF भी जूल पर ग्राम के अंदर ही गिवन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं भी यूनिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जहां पर आपको यूनिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़े, तो यूनिट्स का आप लोग अच्छा खासा ध्यान रखना। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है हीट गिवन ऑफ बाय द हॉट बॉडी, क्या होगी वो, माइनस का MH CPH TF माइनस का 223। कैसे लिखोगे आप इसको लिखोगे, वाटर आपका कन्वर्ट हो रहा है कहाँ से, वाटर कन्वर्ट हो रहा है 323 केल्विन से, आपका वाटर कहाँ जा रहा है TF तक आपका वाटर जा रहा है। उसके बाद आप बात करते हैं कोल्ड बॉडी के। तो सबसे पहले तो जो आपकी आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर थी वो आपकी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, वाटर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये हीट लेगा कितनी लेगा, वो MC डेल्टा HF लेगा। जो आपको डेल्टा HF गिवन है पर ग्राम गिवन है, लेकिन आपने बर्फ़ का 5 ग्राम लिया है। आपको जो डेल्टा HF गिवन है वो पर ग्राम गिवन है, 1 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है, आपने 5 ग्राम लिया है, तो उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको आपको MC से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपकी हो गई आइस से पानी में कन्वर्जन। उसके बाद जो आपका पानी में 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ये आपका कन्वर्ट होगा कहाँ पर जाएगा, ये TF तक ये आपका पानी जाएगा। तो इसके लिए आपका हो गया MC CPC TF माइनस का 273। CPC की वैल्यू डालिए, MC की वैल्यू डालिए, डेल्टा HF की वैल्यू डालिए, MC की वैल्यू डालिए, इन सब की वैल्यू डालो और आपका यहाँ से TF निकल कर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल लिखा भी हुआ है एक बार। आप भी इसको इस तरीके से ही लिखिए, यूनिट्स को आप साथ लिखोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 30 ग्राम इंटू में 4.184 जूल पर केल्विन पर ग्राम इंटू में TF माइनस 323। इस टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपके पास केल्विन आएगा, लेकिन आप इसको मत लिखिए क्योंकि आपका टेम्परेचर आपको निकालना है जो अपने आप केल्विन के अंदर निकल कर आ जाएगा। ग्राम से ग्राम काट दो, इस जूल से आप लोग आगे इस जूल से आप लोग क्या कर सकते हो, जब यहाँ से आप जूल को कॉमन निकालोगे तो यहाँ से भी इस जूल को काट दोगे। इस ग्राम से आप लोग यहाँ पे 5 ग्राम है, इसको काट दो, इस ग्राम से आप लोग इस ग्राम
आराम को काट दो तो सिर्फ आपके पास केल्विन बच जाएगा, आपका जो TF है वो अपने आप केल्विन के अंदर निकल कर आ जाएगा। इसको निकाल कर देखिए, जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। मैंने इसे कैलकुलेट किया हुआ है, मैं आपको आंसर इसलिए नहीं बता ताकि आप खुद भी एक बार प्रैक्टिस कर देखिए, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर देखिए। कुछ गलत लिखा हुआ है तो मुझे बताइए कि सर आपने यहाँ पर कुछ चीज़ गलत लिखी हुई है। अगर सही लिखा हुआ है तो इसको कैलकुलेट करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो फाइनल टेम्परेचर था TF वो आपसे पूछा था, वो आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे। उसके साथ आपसे पूछा गया है डेल्टा S टोटल, तो आपको हॉट बॉडी के कोरस्पोंडिंग अलग से निकालिए, ये फॉर्मूला रहा, कोल्ड बॉडी के कोरस्पोंडिंग अलग से निकालिए, ये आपका फॉर्मूला रहा। इन फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कीजिए, डेल्टा SH को निकालिए, डेल्टा SC को निकालिए और डेल्टा S टोटल को निकालिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे TF चाहिए और मुझे डेल्टा S टोटल चाहिए। टोटल निकाल के देखिए और आप लोग फाइनल टेम्परेचर को निकाल कर देखिए क्या आपका निकल कर आ रहा है, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। क्या जब एग्ज़ाम के अंदर आपके पास कोई क्वेश्चन निकल कर आएगा, कोई क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो क्या उस केस के अंदर आप लोग एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी चेंज को पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं नेट के अंदर और गेट के अंदर। तो आपको एंट्रोपी चेंज निकालना आना चाहिए हर एक केस के अंदर। हमने 4 प्रोसेस पढ़े हैं, चारों की कोरस्पोंडिंग आपको आना चाहिए। साथ साथ हम लोग मिक्सिंग पढ़ रहे हैं, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग आपको आनी चाहिए, लिक्विड लिक्विड आनी चाहिए और सॉलिड लिक्विड की दोनों कैटेगरी, चाहे आपका सॉलिड मेल्ट हो रहा हो तब भी आपको पता होना चाहिए, चाहे आपका सॉलिड मेल्ट नहीं हो रहा हो तब भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना क्या है, अब हमें पढ़ना है आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेज, यानी कि आपकी जब आइडियल गैस को हम मिक्स करेंगे आइडियली तो उस केस के अंदर आपकी एंट्रोपी चेंज कैसे निकलेगी। अभी तक हमने जो पढ़ा है मिक्सिंग के केस में पढ़ा है सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, इनके जो फॉर्मुलेज हैं एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमारे फॉर्मुलेज निकले थे, उन फॉर्मुलेज को हमने याद भी करना है। तो ये जो मेरा केस है इसको मैंने बोला था सिनेरियो 1, ये मेरे पास एक केस था, इनके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला था। TF हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है NHCpHTH, NHCpHTH, NHCpHTH प्लस NCCpCTC, NCCpCTC। देखिए अगर आप इसको H और C से डिनोट करके लिखोगे, हॉट बॉडी को H लिखोगे, कोल्ड बॉडी को C लिखोगे, तो आपके फॉर्मुलेज इजीली याद हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको यहाँ पर उस तरीके से ही लिख कर याद करा रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला आपके पास निकल कर आएगा NHCpHTH प्लस NCCpCTC डिवाइडेड बाय NHCpH प्लस NCCpC। इससे आपका TF निकल जाएगा। वैल्यूज को पुट कीजिए, आपका फाइनल टेम्परेचर आपके सामने निकल कर आ गया। इसके भी हमने 3 केसेस वहाँ पे पढ़े थे, जब आपका सब्सटेंस सेम हो, सब्सटेंस सेम होने के साथ साथ आपका अमाउंट भी सेम हो, तो उस केस के लिए भी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सब्सटेंस सेम होगा तो CpH इक्वल टू CpC हो जाएगा, अमाउंट भी सेम होगा तो आपका NH इक्वल टू NC हो जाएगा। फॉर्मूले के अंदर पुट कीजिए, अपने फाइनल टेम्परेचर को वहाँ से निकाल लीजिए। एंट्रोपी चेंज तो हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो एंट्रोपी चेंज के फॉर्मुलेज आपको पता चल गए होंगे। जो जनरली हम लोग मिक्सिंग के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं NCpLN/T2/T1, NCpLN/T2/T1, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसी को आपको यूज़ करना है। तो हॉट बॉडी कोरस्पोंडिंग ये हो जाएगा, कोल्ड बॉडी कोरस्पोंडिंग आपके पास ये हो जाएगा, इनको आपको याद करना है। उसके बाद बात करिए हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग की, जहां पर आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट हो रहा है। एग्जांपल मैंने लिया था बर्फ का, उसके लिए आपको ये पूरी इक्वेशन याद होनी चाहिए। जितनी हीट आपकी हॉट बॉडी ने दी उतनी हीट आपकी कोल्ड बॉडी लेगी, जो हीट देगी वो उसको आपको पता ही है। लेकिन जो आपकी हीट लेगी, पहले तो आपका बर्फ पिघल कर पानी में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री से 0 डिग्री पर रहेगा, उसके बाद यहाँ से टेम्परेचर आपको फाइनल टेम्परेचर जाएगा। बस आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। सिर्फ एक ये फैक्टर अलग से इसके अंदर इंक्लूड हुआ है, जो कि आपका मेल्टिंग के दौरान ऐड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका सॉलिड जो मेल्ट हो रहा है उसको भी मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए, तो वो आपने यहाँ पर ऐड कर दी। उसके बाद आपने हॉट बॉडी की कोरस्पोंडिंग एंट्रोपी चेंज निकाला, कोल्ड बॉडी कोरस्पोंडिंग आपने एंट्रोपी चेंज निकाला, और फिर आप लोग टोटल एंट्रोपी चेंज भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। टॉपिक को शुरू करूंगा, वहीं से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला मेरी बात यह है कि कंडीशन क्या है आइडियल मिक्सिंग की, किस मिक्सिंग को आप लोग आइडियल मिक्सिंग बोल सकते हो। आइडियल गैस क्या होती है ये तो आपको पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या होती है ये बात अलग है, ये आपको पता है, लेकिन आइडियल मिक्सिंग किसे बोलते हैं हम लोग, और कौन सी मिक्सिंग आपकी आइडियल मिक्सिंग होगी, उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कंडीशंस के ऊपर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कंडीशंस को ध्यान से पढ़िए, कौन सी मिक्सिंग आपके पास आइडियल मिक्सिंग होती है आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लोग देखते ही पहचान लो कि ये मिक्सिंग आपके पास आइडियल मिक्सिंग है, और आपको आइडियल मिक्सिंग वाले फॉर्मूलेज को यहाँ पर अप्लाई करना है। फॉर्मूला बहुत ईजी निकल कर आएगा, आराम से आपसे याद हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए वो मिक्सिंग आपकी आइडियल मिक्सिंग होगी जिसका डेल्टा वी मिक्स आपका 0 है। इसका मतलब क्या, अगर आप 1 लीटर गैस ए को मिला रहे हो किसके साथ,
2 लीटर गैस बी के साथ, तो जब आप इसको मिलाओगे तो आपका फाइनल वॉल्यूम जो है वो 3 लीटर ही होना चाहिए। 1 लीटर इसका, 2 लीटर इसका, तो आपके पास फाइनल 3 लीटर ही होना चाहिए। ना तो ये 4 लीटर हो, ना ही ये 2 लीटर हो। अगर आप 1 लीटर इसको, 2 लीटर इसको, तो आपके पास फाइनल भी 3 होगा। अगर आप 2 लीटर ए लिया, 2 लीटर बी लिया, तो फाइनल का 4 होगा। 10 लीटर ए लिया, 10 लीटर बी लिया, तो फाइनल का कितना होगा? 20 होगा। इसका मतलब क्या? आपका डेल्टा वी मिक्सिंग आपका 0 होना चाहिए। इनिशियल जो आपका वॉल्यूम था कितना था? 1 + 2 3 लीटर, और आपका फाइनल मिक्सिंग फाइनल वॉल्यूम क्या है? 3 लीटर। तो इसका मतलब क्या? चेंज इन वॉल्यूम क्या है आपका? 0 है। चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या है? 0 है। इसे आप बोलते हो आइडियल मिक्सिंग, जहां पर आपका मिक्स करने के बाद आपके वॉल्यूम के अंदर कोई इफेक्ट ना हो। उसके बाद आपका डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या? मिक्सिंग के दौरान जब आपकी गैस मिक्स कर रही हो, ना तो आप सिस्टम को हीट बाहर से दोगे, ना सिस्टम से कोई हीट बाहर निकलेगी। जब आपकी कोई 2 गैस मिक्स कर रही है तो गैस को मिक्स करते वक्त ना तो आप कोई हीट अंदर दे रहे हो, ना ही आपकी कोई हीट बाहर निकलेगी। तो आपका डेल्टा एच मिक्स भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। प्रोसेस आपका कैसा रहेगा? पूरा आइसोथर्मल रहेगा और आइसोबारिक रहेगा। जो आप मिक्सिंग कर रहे हो उस टाइम पे आपका प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि मिक्सिंग जब आपने स्टार्ट की तो आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, जस्ट 1 सेकंड बाद आपका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो गया, तो वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर वो सब हो गया तो आपकी मिक्सिंग नॉन आइडियल हो गई। आइडियल मिक्सिंग वो होती है कि पूरी मिक्सिंग के दौरान आपका प्रेशर सेम रहे, टेम्परेचर सेम रहे, यानी कि प्रोसेस आपका आइसोथर्मल रहे, आइसोबारिक रहे। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 रहे, डेल्टा वी मिक्सिंग भी आपकी 0 रहे। उसके बाद मतलब क्या? कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? अगर आप लोग 2 गैस को मिला रहे हो तो उन गैस के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप लोग H2 को और O2 को मिला रहे हो तो आपकी सिर्फ H2 के साथ O2 गैस मिक्स होगी। ऐसा नहीं है कि ये दोनों रिएक्ट करके वाटर को बना लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने वाटर को बना लिया, वाटर फॉर्म हो गया, तो आपकी मिक्सिंग नॉन आइडियल मिक्सिंग हो गई। आइडियल मिक्सिंग के दौरान जब भी आप 2 गैस को मिलाओगे तो उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद गैस बिहेव आइडियली, क्योंकि आपकी जो गैस है वो आइडियल गैस ले रहे हो तो गैस को आपको आइडियली बिहेव कराना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो आपका डेल्टा यू है ये भी आपका 0 हो जाएगा। ये आपका 0 क्यों हो जाएगा? आपको पता है कि H = क्या होता है? U + PV होता है। आप बोल सकते हो कि डेल्टा H क्या होता है? डेल्टा U + P डेल्टा V होता है। तो डेल्टा V मिक्सिंग आपकी 0 है, डेल्टा H मिक्सिंग आपकी 0 है, तो ऑटोमेटिकली आपका डेल्टा U मिक्सिंग भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये सारी की सारी कंडीशंस है आपकी कि किस मिक्सिंग को आप क्या बोलते हो? आइडियल मिक्सिंग बोलते हो। डेल्टा वी मिक्स 0, डेल्टा एच मिक्स 0, आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, गैस आइडियली बिहेव करनी चाहिए, और डेल्टा यू आपकी यू मिक्सिंग आपकी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इस बात के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि आपको ऑप्शन दे देगा 4 की कौन सी कंडीशंस आपकी आइडियल मिक्सिंग को दिखा रही है, कौन सी कंडीशंस आपकी आइडियल मिक्सिंग को नहीं दिखा रही है। या फिर मैच द फॉलोइंग के अंदर उस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछ सकता है कि कौन सी कंडीशन आइडियल मिक्सिंग की है, कौन सी कंडीशन नॉन आइडियल मिक्सिंग की है। तो ध्यान रहे कंडीशन क्या है, कौन सी मिक्सिंग आपके पास आइडियल मिक्सिंग होती है। साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि जो आपकी मिक्सिंग होती है वो स्पॉन्टेनियस इन नेचर होती है, यानी कि वो आपके अपने आप भी हो सकती है। इस चीज़ को समझने का मतलब क्या है? आप लोग अपने एटमॉस्फेयर को देखते ही हो। एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास ऑक्सीजन गैस भी है, आपके पास नाइट्रोजन गैस भी है, आपके पास हाइड्रोजन गैस भी है। तो ये सारी गैस एक दूसरे के अंदर मिक्स है, अपने आप से मिक्स हो रखी है। आप बाहर से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते, ह्यूमन बीइंग कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते, ये अपने आप से ही एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो जाती है। इसका मतलब क्या? मिक्सिंग आपकी स्पॉन्टेनियस है। अभी के लिए आप मान के चलो कि मिक्सिंग आपकी क्या है? स्पॉन्टेनियस है। हम लोग स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया था मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर, जहाँ पर मैंने आपको बताया था सत्याप्रकाश वेरी टायर्ड, और मैंने आपको एक स्क्वायर बनवाया था। और जब मैंने आपसे कहा था कि आप इस मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर की हेल्प से आप लोग क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी बता सकते हो, तो मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि जो आपका डेल्टा एस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डेल्टा पी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो आपका डेल्टा जी है, जितनी भी आपकी एनर्जी की टर्म है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा ए, डेल्टा यू, ये सारी की सारी टर्म आपके पास क्या होनी चाहिए? लेस देन 0 होनी चाहिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको आप मान कर चलो कि जो आपकी मिक्सिंग है वो स्पॉन्टेनियस है। इसको प्रूव करेंगे वो स्पॉन्टेनियस क्यों है, लेकिन आप मान के चलो अभी के लिए कि आपकी मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस होती है, तो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग क्या? ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपको मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर से पता है कि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? डेल्टा एक्स आपके ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स मिक्सिंग क्या? ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या हो जाएगी?
लेस देन जीरो। तो ये सब चीज़ें अभी के लिए आप मान के चलो, हम इन चीज़ों को प्रूव करेंगे क्यों आपका डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। अब इन सभी चीज़ों को लिख लेते हैं वर्डिंग्स के अंदर क्या आपका बेसिकली होता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, वो ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी आपके फॉर्मूले पढ़े हैं एंट्रोपी के, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने एंट्रोपी के सबसे पहले 3 फॉर्मूले देखे थे। कैसे कैसे देखे थे, हमने वहाँ पर देखा था कि जो आपका एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस प्लस आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये हमने देखा था पहला फॉर्मूला। उसके बाद हमने देखा था डेल्टा एस इक्वल टू क्या, एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस का आर एल एन पी टू बाई पी वन। उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला देखा था डेल्टा एस का, जो कि क्या था आपके पास, वो आपके पास था सी पी एल एन वी टू बाई वी वन प्लस आर एल प्लस सी वी प्लस सी वी एल एन पी टू बाई पी वन। हमने ये 3 फॉर्मूले अभी तक डेल्टा एस के देखे हैं। इन तीनों फॉर्मूले के अंदर आपके पास टी टू बाई टी वन या वी टू बाई वी वन या फिर पी टू बाई पी वन आ रहा है, लेकिन जो आपका यहाँ पर प्रोसेस है उसके अंदर डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है। इसका मतलब क्या, देखिए वी टू और वी वन यहाँ पर वी फाइनल था और वी इनिशियल था। तो बेसिकली जब हम मिक्सिंग को कर रहे हैं तो मिक्सिंग से पहले जो आपका वॉल्यूम होगा, इनिशियल वॉल्यूम होगा, जो दोनों गैस का वॉल्यूम होगा, उसको आप इनिशियल वॉल्यूम बोल सकते हो, और जो आपका बाद वाला वॉल्यूम आ रहा है उसको आप फाइनल वॉल्यूम बोल सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर सेम लेकर चल रहे हो, तो वी वन इक्वल टू क्या है, वी टू है, तो ये वाला पार्ट जीरो। उसके बाद आप कह रहे हो कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टी टू बाई टी वन भी ये क्या इक्वल है, तो ये भी आपका क्या जीरो। फिर आप बोल रहे हो आइसोबारिक भी है तो पी टू पी वन भी क्या जीरो। तो कैसे आप लोग एंट्रोपी चेंज को निकालोगे आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस के केसेस के अंदर, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले तो आपके पास इक्वल टू जीरो निकल कर आ गए, क्योंकि आपके जो आइडियल मिक्सिंग होती है उसकी कंडीशंस ही आपको बता रही है कि डेल्टा वी मिक्स जीरो, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका मतलब आपके पास एक नया फॉर्मूला आने वाला है एंट्रोपी का, और वो फॉर्मूला आपका कहाँ से निकल कर आएगा, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो आपके पास डेल्टा एक्स मिक्सिंग है वो कैसी रहेगी, ग्रेटर देन जीरो रहेगी, क्योंकि आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस इन नेचर होती है, और आपका डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग दैट इज पॉजिटिव। वो क्यों है, प्रूव करेंगे। दैट इज पॉजिटिव इज solely dependent upon the amount of individual gas and mole fraction associated with gas। ये आपसे कह रहा है कि जब आप दो गैस को आइडियली मिक्स करते हो, दो आइडियल गैस को आइडियली मिक्स करते हो, तो वहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर उसकी एंट्रोपी चेंज डिपेंड नहीं करती। वो सिर्फ डिपेंड करती है जिस गैस को आप जिस गैस को आप मिक्स कर रहे हो उनके अमाउंट के ऊपर, और क्या उसका मोल फ्रैक्शन है मिक्सचर के अंदर, वो सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड इट इज गिवन एज डेल्टा एक्स मिक्स इक्वल टू माइनस आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई। इस फॉर्मूले कहाँ से निकल कर आया फॉर्मूला उसको प्रूव करेंगे, लेकिन आप अभी इस फॉर्मूले को याद कीजिए। क्या, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या, माइनस का आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन एसोसिएटेड विद ith गैस। एन आई आपके पास क्या है, मोल्स ऑफ अमाउंट इन मोल कोरस्पॉन्डिंग टू ith गैस। मान लीजिए आपके पास दो गैस है, तो फॉर्मूला क्या बनकर आ जाएगा, माइनस का आर इंटू में क्या, N1 ln x1 प्लस N2 ln x2। बस दो आपके पास फॉर्मूला बन के आ गया। तो दोनों गैस के पास, इनके बाद आपके पास कोई दो गैस है, A और B गैस है, आपको इसका अमाउंट गिवन होगा 5 मोल, आपको इसका अमाउंट गिवन होगा 3 मोल। तो अगर आपको इनका अमाउंट गिवन है तो आप इसके मोल फ्रैक्शन को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे आप, इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, Na अपॉन में Na प्लस NB। इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, NB इंटू में Na प्लस NB। तो अगर आपको सिर्फ अमाउंट गिवन होगा तो आप वहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। फॉर्मूले के अंदर N1 और X1 की, N2 और X2 की वैल्यू को पुट कीजिए, R से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एंट्रोपी मिक्सिंग इजीली कैलकुलेट हो गई। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं नेट के अंदर। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसको रिलेटेड, और DPP भी मैं आपको दूंगा जहाँ पर इसके रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे पूछे गए हैं। तो आपको इस फॉर्मूले को याद करना है। अगर आप लोग ln को बदलना चाहो लोग के अंदर, तो 2.303 से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको टोटल लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, वो क्यों लिख रहा हूँ उसकी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा एस मिक्सिंग माइनस का आर N1 ln x1 प्लस N2 ln x2 प्लस N3 ln x3। ऐसे ही चलता रहेगा। जितनी भी आपके पास गैस है, 10 गैस को मिलाओगे 10 तक चलेगा, 20 को मिलाओगे 20 तक चलेगा, 30 को मिलाओगे 30 तक चलेगा, 2 को मिलाओगे तो 2 तक रह जाएगा। तो इस तरीके से आप चलोगे। यहाँ पर आपका x1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट, एक गैस से कितने
ए जो आपकी 1 गैस है उससे कितने मोल है अपॉन में टोटल मोल, x2 क्या है जो आपकी 2 नंबर की गैस है उससे कितने मोल है अपॉन में टोटल मोल। ये आपका x1 होता है, ये आपका x2 होता है। तो सिर्फ आपको अमाउंट चाहिए जिस अमाउंट में आप लोग गैस को मिला रहे हो, x1 और x2 तो आपके अपने आप निकल कर आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर यूनिट्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप यूनिट्स के ऊपर ध्यान दोगे तो देखिए xi आपके पास क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन में मोल, तो इसकी तो कोई यूनिट होती है नहीं, तो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट है नहीं, तो ln x1 की भी कोई यूनिट है नहीं। यूनिट किस निकल कर आएगी आपके पास, निकल कर आएगी n की क्या यूनिट होती है, मोल। ये यूनिट होती है मोल, तो मोल यहाँ से भी निकलेगा, मोल यहाँ से भी निकलेगा, मोल हर जगह से निकले, तो मोल आपके पास कॉमन निकल कर आ गया, तो मोल आपके पास यहाँ से निकल कर आएगा। आर की यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल, और एक मोल आपके पास ये रहा इनटू में मोल। तो आपने क्या किया, मोल से आपने मोल को काट दिया, क्योंकि मोल से मोल आपकी यूनिट कट गई। इसका मतलब क्या, ये आपके पास जो मिक्सिंग है ये पर मोल नहीं है, ये आपके पास जूल पर केल्विन में है। अगर आपके पास यूनिट जूल पर केल्विन है, इसका मतलब जो आपकी एंट्रोपी चेंज है ये टोटल एंट्रोपी चेंज है, आपका टोटल एंट्रोपी चेंज है, चाहे आपने 10 मोल इसका मिलाया हो, 10 मोल इसका मिलाया हो। अगर आप इस फॉर्मूले से उसको निकालोगे तो जो आपकी एंट्रोपी चेंज निकलेगी वो टोटल एंट्रोपी चेंज निकलेगी। अगर आपने 10 मोल ए को मिलाया, 10 मोल बी को मिलाया, और आप उससे पूछ रहा है कि एंट्रोपी चेंज पर मोल क्या है, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना, क्योंकि इस फॉर्मूले से तो आपकी टोटल एंट्रोपी चेंज निकल रही है। तो अगर आपको निकालनी है पर मोल एंट्रोपी चेंज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको डिवाइड कर दो मोल से। आपने क्या किया, आपने इसको मोल से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय एन, डिवाइड बाय एन, डिवाइड बाय एन। आपने क्या किया, बाहर इसको एन से डिवाइड किया, फिर आप इस एन को क्या कर दो, अंदर ले जाओ, हर जगह ले जाओ इसको, एन को हर जगह आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो n1 अपॉन एन क्या, एन क्या है यहाँ पे टोटल मोल है, n1 अपॉन एन क्या x1, n1 अपॉन में n क्या होता है, ये क्या n1 अपॉन में मतलब क्या, n1 प्लस n2 प्लस n3, ये क्या होता है आपके पास x1 होता है। तो आपके पास इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको लिख सकते हो x1, इसको लिख सकते हो x2, आगे लिख सकते हो x3। तो आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ गया डेल्टा एस मिक्सिंग माइनस कार समेशन ऑफ xi लोन xi लोन xi, ये आपका होगा डेल्टा एस ऑफ मोलर, यानी कि पर मोल आपके पास निकल कर आएगा। यूनिट वाइज चेक कर लेते हैं, xi कोई यूनिट होती नहीं है तो ln xi कोई यूनिट होगी नहीं, xi की यहाँ पर भी कोई यूनिट होती नहीं है, तो यहाँ की तो पूरी की पूरी आपके पास कोई यूनिट है नहीं। तो आर की यूनिट क्या होती है आपके पास, जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर आपके पास निकल कर आ गया पर मोल के अंदर, इसका मतलब जो आपके पास एंट्रोपी चेंज आया है वो यहाँ पर आपके पास पर मोल निकल कर आया है। तो यूनिट्स को देख के भी आप बता सकते हो कि कौन सी आपकी एंट्रोपी चेंज पर मोल है, कौन सी आपकी एंट्रोपी चेंज टोटल एंट्रोपी चेंज है। आप इनको याद रखिए, यूनिट वाइज भी आप इनको याद रखिए कब आपको डेल्टा एस मिक्सिंग का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, क्या आपसे वो एंट्रोपी चेंज पर मोल पूछ रहा है, क्या आपसे वो टोटल एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है। अगर आपके पास फॉर्मूले में क्या है, xi ln xi है, देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, माइनस का r समेशन ऑफ xi ln xi माइनस r समेशन xi ln xi। अगर आप इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका फॉर्मूला किसका बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा टोटल एंट्रोपी चेंज का। जैसे आपने इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो n xi क्या बन जाता है आपके पास, ni बन जाएगा। तो वो क्या हो जाता है आपके पास, अगर आपका फॉर्मूला हो गया डेल्टा एस इक्वल टू माइनस r समेशन ऑफ ni ln xi, तो वो आपके पास है टोटल एंट्रोपी चेंज। अगर xi ln xi है तो वो आपके पास है मोलर एंट्रोपी चेंज। तो ये बहुत सिंपल ही चीज़ है। इस सेट में आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये आपको मैं एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू माइनस nr समेशन ऑफ xi ln xi। क्या ये जो डेल्टा मिक्सिंग है ये टोटल है या फिर ये मोलर है, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिए, यूनिट्स के ऊपर देखिए, यूनिट्स के ऊपर जाइए, जूल पर केल्विन पर मोल निकल कर आ रहा है तो पर मोल में है, जूल पर केल्विन निकल कर आ रहा है तो टोटल है। यूनिट्स के ऊपर जाइए, यूनिट्स के देखिए किस तरीके से आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने सारे के सारे आंसर जो मैंने आपसे आज पूछे हैं। मैंने आपसे आज कुछ चीज़ें पूछी हैं, आपको उन सभी क्वेश्चन का आंसर वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है सिस्टमेटिक वे के अंदर, ताकि मुझे समझ में आ जाए आप क्या कहना चाह रहे हो। तो आपने आज क्या पढ़ा, आपने आज पढ़ा कि जो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग है उसका फॉर्मूला क्या निकल कर आया। तो आपसे वो पेपर के अंदर डेल्टा जी मिक्सिंग भी पूछ सकता है। डेल्टा जी मिक्सिंग कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का TDS। आपको पता है कि जो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग है ये तो आपका जीरो है। अगर ये आपका जीरो है तो आपका डेल्टा जी मिक्सिंग क्या हो गया, देखिए इससे आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस का TDS मिक्सिंग। तो डेल्टा एच मिक्सिंग आपके पास यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो यहाँ से निकल कर आ गया जो आपका डेल्टा जी मिक्सिंग है ये है माइनस का TDS मिक्सिंग के बराबर है। तो आपको जो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग है उसको क्या करना है,
माइनस टी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस टी से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो। ये आपके पास डेल्टा जी मिक्सिंग टोटल निकल कर आ गया, जहाँ पर आपका आर टी समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई है, एन आई एक्स आई है, एन आई एक्स आई है तो टोटल होगा, एक्स आई है तो मोलर होगा, माइनस टी से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, टी आपने यहाँ पर इसको जोड़ दिया। उसके बाद स्टार्टिंग में आप कह रहे थे कि जो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग है वो आपका क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जो आपका डेल्टा जी मिक्सिंग है वो आपका क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो आपने बातें करी है, तो आपने थ्योरी कर दिया, तो जो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है तो वहाँ से भी आपका ये ग्रेटर देन जीरो और ये आपका लेस देन जीरो आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले अभी आपके पास हैं, फॉर्मूले आपके पास है तो चेक आप कर सकते हो कि क्या आपकी जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव निकल कर आएंगी या फिर वो नेगेटिव निकल कर आएंगी। कैसे चेक करोगे, डेल्टा एस मिक्सिंग का फॉर्मूला आपके पास क्या है, माइनस का आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई। देखिए एन आई है, एक्स आई इसका मतलब क्या, टोटल है, ये टोटल एंट्रोपी चेंज यहाँ पर आपसे बता रहा है। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई आपके पास होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एन आई अपॉन में एन। तो एक बात तो पक्की है कि जो एन आई है वो हमेशा, एन आई जो है वो हमेशा क्या होगा, एन से छोटा ही होगा, क्योंकि एन आई क्या है, सिर्फ एक मोल के गैस, और एन क्या है, बहुत सारी, बहुत जितनी भी आपने गैसेज मिलाई है उन सभी के मोल का एडिशन, तो हमेशा एन आई आपका क्या होगा, एन से छोटा होगा। इसका मतलब क्या, एक्स आई हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अगर आपका एक्स आई 1 से छोटा है तो आपका एल एन एक्स आई हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एल एन 0.6 भी नेगेटिव होता है, एल एन 0.7 भी नेगेटिव होता है। अगर एल एन के साथ में कोई वैल्यू है और ये वैल्यू आपकी 1 से छोटी है तो आपके पास पूरी एल एन की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ये पूरा नेगेटिव हो गया। मोल आपके पास पॉजिटिव होता है, आर आपके पास पॉजिटिव होता है, बाहर एक नेगेटिव पहले से है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब आपका डेल्टा एस मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव निकल कर आ गया। अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा जी मिक्सिंग की, तो एक्स आई आपके पास क्या रहेगा, 1 से छोटा, तो एल एन एक्स आई क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव। आपको उसको मल्टीप्लाई किया एन आई से तो क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। आपने इसको मल्टीप्लाई की टी के साथ, टी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया आर के साथ, आर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, तो ये भी आपका नेगेटिव ही रहेगा। तो आपका डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा क्या रह गया, नेगेटिव रह गया। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, आज हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि जब आप लोग सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालते हो और अगर आपका सॉलिड मेल्ट हो जाए तो उस केस के अंदर आप किस तरीके से एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करते हो, किस तरीके से आप लोग उस केस के अंदर फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हो। हमने आज सिर्फ उतना पढ़ा। उसके लिए हमने एक क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक होमवर्क दिया, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या निकल कर आया। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। सबसे पहले तो हमने कंडीशंस पढ़ी कि आखिर आइडियल मिक्सिंग की कंडीशंस क्या होती है। हमने वहाँ पर देखा कि आपका डेल्टा वी मिक्स 0 होना चाहिए, आपका डेल एच मिक्सिंग 0 होना चाहिए, प्रोसेस आपका आइसोथर्मल होना चाहिए, प्रोसेस आपका आइसोबारिक होना चाहिए, गैस आपके आइडियली बिहेव करनी चाहिए, और वहाँ पर हमने देखा कि जो आपका डेल्टा यू मिक्सिंग है वो भी आपका 0 ही निकल कर आ रहा। तो ये हमने कंडीशंस पढ़ी थी, जहाँ पर मैंने आपको कहा कि कौन सी मिक्सिंग आपके पास आइडियल मिक्सिंग होती है। कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके, इसीलिए मैंने अच्छा खासा टाइम दिया इस पोर्शन के ऊपर और आज मैंने ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाया। उसके बाद हम कह रहे थे कि जितने भी फॉर्मूलेज हम लोगों ने पढ़े हैं वहाँ पर आपका T2/T1 आ रहा था, P2/P1 आ रहा था, V2/V1 आ रहा था, लेकिन इस केसेस के अंदर तो आपका क्या हो रहा था, T1 = T2 हो गया, P1 = P2 हो गया, V1 = V2 हो गया। तो इस केस के अंदर आप लोग जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप उनको यूज़ नहीं कर सकते तो कैसे आप लोग एंट्रोपी चेंज निकालोगे। फिर आपने कहा कि एंट्रोपी चेंज तो यहाँ पर डिपेंड करती है सिर्फ अमाउंट ऑफ गैस, जिन गैस को आप मिला रहे हो, जिस गैस को आप मिक्स कर रहे हो, सिर्फ उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, और क्या उसका मोल फ्रैक्शन है पूरे मिक्सचर के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करती है। वहाँ से आपने एक्सप्रेशन को याद किया, डेल्टा एस मिक्सिंग = -R समेशन ऑफ NiLnXi, ये आपका है टोटल मिक्सिंग। उसके बाद आपने मोलर मिक्सिंग की तरफ इसको डेरिवेट किया, वहाँ पर आपका निकल कर आया डेल्टा एस मिक्सिंग ऑफ मोलर = क्या, -R समेशन ऑफ XiLnXi। ये आपके पास डेल्टा एस मिक्सिंग है मोलर, यानी कि पर मोल अगर आप चेक करो तो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग ये निकल कर आ गया। उसके बाद आपको एक एक्सप्रेशन पता था कि आपका डेल्टा जी जो होता है वो इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस के बराबर। वहाँ से आपने बोला कि आपका डेल्टा जी मिक्सिंग = डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस का टी डेल्टा एस मिक्सिंग के बराबर होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग आपका 0 पहले से ही होता है, तो आपका डेल्टा जी मिक्सिंग = क्या हो गया, माइनस का टी डेल्टा एस मिक्सिंग के बराबर हो गया। इसका मतलब आपको डेल्टा एस मिक्सिंग वाले फॉर्मूले के साथ सिर्फ -T को मल्टीप्लाई करना है, आपका डेल्टा जी मिक्सिंग का फॉर्मूला भी निकल कर आ गया। वहाँ
से आपने निकाला कि आपका डेल्टा जी टोटल मिक्सिंग क्या निकल कर आया, इक्वल टू आर टी समेशन ऑफ एल एन आई एल एन एक्स आई। अब मैं बात करता हूँ पर मोल के लिए, तो पर मोल के लिए आपका निकल कर आया आर टी समेशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई, ये आपका निकल कर आ गया डेल्टा जी। उसके बाद आप स्टार्टिंग के अंदर कह रहे थे कि जो आपका मिक्सिंग होती है वो आपकी स्पॉन्टेनियस इन नेचर होती है। अगर स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब आपका डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होने वाला है और आपका डेल्टा जी लेस देन जीरो होने वाला है। ये बात थी हमारी थ्योरी की। तो जो हमारे एक्सप्रेशंस निकल कर आ रहे थे मैथमेटिकली, वहाँ से भी हमारी ये बातें प्रूव होनी चाहिए। वहाँ से भी आपने ये बात प्रूव की, आपने कहा कि जो आपका एक्स आई है वो तो मोल फ्रैक्शन है, वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। अगर वो आपका 1 छोटा रहेगा तो आपका एल एन एक्स आई हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। डेल्टा एक्स के एक्सप्रेशन के अंदर आपका आर हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स आई पॉजिटिव होता है, एल एन एक्स आई आपका नेगेटिव हो गया, बाहर एक नेगेटिव पहले से था, इसका मतलब क्या, आपका डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो हो गया। बात करते हैं डेल्टा जी की। तो डेल्टा जी का आपका फॉर्मूला था आर टी समेशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई नेगेटिव, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, आपका डेल्टा जी मिक्सिंग भी आपका यहाँ पर नेगेटिव हो गया। तो ज़्यादा कुछ बातें करी नहीं, सिर्फ 2 मिनट की बात की मैंने लास्ट के अंदर, आपको इसको ईजिली रिवाइज भी करा दिया। कुछ बातें मैंने आपसे आज पूछी हैं, उसको कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा उसके बारे में भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी तेज़ पढ़ा रहा हूं तो आप लोग उसको एडिट भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं आपसे आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस के रिलेटेड, और हम लोग शुरू करेंगे अपनी नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेज, उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।